हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। आज हम देखेंगे किस प्रकार मुगल वंश भारत में स्थापित होता है, किस प्रकार बाबर भारत में आकर युद्धों को जीतता है और मुगलिया सल्तनत की स्थापना करता है। फिर उसके बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं भारत की गद्दी पर बैठता है, जिसके विषय में यह कहा गया कि वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। तो वह किस प्रकार शेरशाह सूरी से पराजित होता है और वनवास के 15 वर्ष सिंध में काटता है, वो सारी चीजों को देखेंगे। और फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध समझेंगे, जिसमें हेमू पराजित होता है और फिर अकबर गद्दी पर बैठता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुगलिया वंश से देखते हैं बाबर को। बाबर अगर देखें तो पिता का नाम मिर्जा बेग फरगना का शासक था। पिता की ओर से तैमूर लंका वंशज और मां की ओर से चंगेज खां का वंशज माना जाता है। फरगना के शासक थे दौलत खां लोदी, जो कि अंतिम लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी का एक राज्यपाल था। वह आमंत्रित करता है बाबर को लड़ने के लिए। बाबर अपने आप में एक उपाधि है। बाबर का नाम होता बाग, इसका वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो पिता मिर्जा बेग फरगना के शासक। इसके स्वयं के विषय में अगर हम जानकारी देखें तो हमें इसकी जानकारी इसकी आत्मकथा, जो इसने स्वयं लिखी तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी से मिलती है। अगर इसके युद्धों की बात करी जाए तो भारत में लड़े बाबर ने जो युद्ध वो मुख्यतः 4 थे। सबसे पहले अगर देखें तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ रहा है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 में लड़ा गया। उस्मानी या रूमी पद्धति से यह जो है किसको, तोपों को लगा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तोप खाने के लिए उसने किस पद्धति को प्रयोग किया, रूमी पद्धति या उस्मानी विधि कब प्रयोग की गई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रथम बार जो प्रयोग हो रहा है, समझिए, वह पानीपत के प्रथम युद्ध में हो रहा है। तो उस्मानी और रूमी विधि से तोपों को सजाया। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और बाबर जीता। तुगलमा युद्ध पद्धति, तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग कर रहा है बाबर, जीतता है। फिर आगे बढ़ता है और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में यह युद्ध लड़ता है बाबर, और यहां वह हारने की स्थिति में था। राणा सांगा के अपोजिट अगर देखें तो वह जिहाद का नारा देता है। किसका नारा देता है? जिहाद का नारा। और अंततः बाबर जीतता है और यहां पर राणा सांगा की पराजय होती है। चित्तौड़गढ़ के राजा थे राणा सांगा। फिर चंदेरी की तरफ आगे बढ़ता है। चंदेरी में 29 जनवरी 1528 को वह युद्ध लड़ता है मेदिनी राय के खिलाफ। मेदिनी राय पराजित होता है और फिर अंततः घाघरा का युद्ध लड़ता है। शेष जो अफगान बचे, आप समझिए, अफगान यानी कि लोधी वंश के जो शासक बचे या सेनापति बचे या सैनिक बचे, अंततः एक युद्ध लड़ते हैं, घाघरा का युद्ध। तो घाघरा के युद्ध में बाबर जीतता है, अफगान पराजित होते हैं। इनको याद इनको याद करने का बड़ा सरल सी ट्रिक है। पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी गया, घाघरा खरीदा और मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी गया, घाघरा खरीदा और मर गया। अंततः 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। अगर इसके पुत्रों की बात की जाए तो बाबर के पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं, जो उसका उत्तराधिकारी हुआ, कामरान, हिंदाल, अस्करी और सुलेमान मिर्जा, ये चचेरा भाई था हुमायूं का। तो हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी और सुलेमान मिर्जा। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। उसने आगरा शहर में ज्यामिति विधि पर एक बाग बसाया, जिसे आराम बाग कहते हैं। उसे सबसे पहले वहीं दफनाया गया, यानी कि बाबर को सबसे पहले आराम बाग में दफनाया गया। फिर उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, तो उसका जो उसने चुना स्थान काबुल में, वहां उसको अंततः दफना दिया गया। तो अगर हम मुगल वंश में देखें तो एक बाबर और दूसरा जहांगीर, यह दोनों भारत में दफनाए नहीं गए हैं।
यह काबुल में दफनाया गया है और जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया है। बाद में हुमायूं शासन बनता है 1530 से 1556। दिख तो ऐसे रहा है जैसे 26 वर्ष शासन कर रहा है, मगर वास्तविकता में शासन नहीं कर पाया। वास्तविकता में बमुश्किल 11 वर्ष शासन किया है इसने। पिता बाबर, माता महाम सुल्ताना। लड़ रहा था, कई जगह सफल रहा, मगर इसका सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ एक आरंभिक क्रम में, तो वो हुआ चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं का शेरशाह सूरी के साथ। शेरशाह सूरी बंगाल का शासक था। शेरशाह सूरी बंगाल का शासक था। हुमायूं हारा और नदी में बह गया, लेकिन निजाम नामक एक भिस्ती नाव चलाने वाले ने इसको बचाया, तो जान बच पाई। दिल्ली लौटा, फिर दोबारा युद्ध लड़ा 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी के खिलाफ। शेरशाह सूरी ने अंततः इसे पराजित कर दिया और अंततः पराजित हुआ, दिल्ली पर कब्जा हुआ शेरशाह सूरी का, और हुमायूं दिल्ली छोड़कर सिंध की ओर गमन कर गया। वहां पर 1541 में सिंध चला गया। 1541 में हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है, जिससे 1542 में एक औलाद पैदा होती है, जिसे अकबर के नाम से जाना जाता है, जलालुद्दीन मोहम्मद। 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जो जन्म हुआ है, याद रखिए, अमरकोट के राजा वीरशाल के यहाँ हुआ था। एक हिंदू के यहाँ इनकी माँ अपना जीवन निर्वाह कर रही थी रहकर, वहां अकबर का जन्म हुआ। तो राजा वीरशाल अमरकोट के राजा के यहाँ अकबर का 1542 में जन्म हुआ। सरहिंद का युद्ध से लौटता है, उससे पहले हमें क्योंकि यह समझना है कि कन्नौज और बेलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी जीता, तो यह शासन कौन कर रहा था दिल्ली पर? तो दिल्ली पर जो शासन कर रहा है वह कर रहा है शेरशाह सूरी, शेर खां की उपाधि लेकर। 1540 से 45 ईस्वी तक इसने शासन किया। बचपन का नाम फरीद था, सूर वंश का था, अफगान था, तो द्वितीय अफगान वंश की स्थापना कर रहा। पहले लोधी अफगान थे और उसके बाद यह सूर, यानी कि शेरशाह सूरी अफगान है। बहार खां लोहानी, बंगाल के शासक बहार खां लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी। क्यों दी? क्योंकि उसने शेर को मार दिया था, तो शेर मारने के उपलक्ष्य में से शेर खां की उपाधि देता है। शेरशाह सूरी ने एक रोड का निर्माण करवाया, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। उस समय इसका नाम था सड़क ए आजम। आप समझिए, लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता के बीच में मध्य में जो रोड बनवा रहा है उसे ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। पुराने किले का निर्माण करवा रहा है दिल्ली में, इसे मनहूसियत का किला भी कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ बनवाने वाला भी मरा और रहने वाला भी मरा। आगे हम देख रहे हैं इस चीज को। पुराने किले का निर्माण करवाता है। इसके समय के सिक्के इतने उत्कृष्ट थे कि अकबर के शासनकाल में भी इसके सिक्कों को दोहराया गया। चांदी का रुपया, तांबे का दाम और सोने की असरफी इसके शासन में चलती थी। कालिंजर पर आक्रमण किया। कहते हैं कि राजा बहुत अच्छा था, ताकतवर भी था, किंतु हारा तो एक नृत्यांगना यानी कि डांसर के ऊपर। कालिंजर में एक डांसर थी, इसको पसंद आ गई। इसने वहां संदेशा भेजा कि डांसर को यहां भेज दीजिए। उसके शासक ने कहा डांसर को नहीं भेजेंगे चाहे कुछ हो जाए। देख रहे हैं आप, शासन चलाना है वो, और लड़के इसके बाद फिर है डांसर के ऊपर, तो अलग ही लेवल है। कालिंजर का आक्रमण होता है, शेरशाह सूरी पहुंचता है आक्रमण करने के लिए उस डांसर के पीछे। तोप गोले चल रहे थे, एक गोला तोप खाने के पास ही फट गया, शेरशाह सूरी चल बसे। तो शेरशाह ने कालिंजर पर हमला किया, किंतु तोप खाना फट जाने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी के दरबार में मलिक मोहम्मद जायसी रहा करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो 1540-1550 के आसपास लिख रहे हैं, किस विषय में लिख रहे हैं? 1304 की बात हो। 1304 की बात क्या है? तो 1304 में याद हो, यानी 1300 के आसपास की बात आप समझ रहे हो, तो रावल रतन सिंह, चित्तौड़गढ़ के राजा, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का शासक, दोनों के मध्य युद्ध होता है माता पद्मिनी को लेकर। उस पर एक पुस्तक लिखी गई पद्मावत। तो
यह जो 200-250 वर्ष का गैप है उसके बाद लिखी गई है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने, और मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबारी कवि है? तो शेरशाह सूरी के। तो यह पुस्तक अक्सर पूछी जाती है पद्मावत किसने लिखी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। और मलिक मोहम्मद जायसी किस दरबार में है? तो वह है शेरशाह सूरी के दरबार में। तो समझिए, इसके बाद कुछ आराम पसंद शासक बैठे रहते हैं, और जो यहां से भागा कौन? हुमायूं 1540 में वह सेना इकट्ठी करता है। सेना इकट्ठी करके 1555 में वह लौटता है। 1555 में वह सरहिंद का युद्ध लड़ता है। सरहिंद का युद्ध सिकंदर सूर इसी के वंशजों में से एक ने सिकंदर सूर वर्सेस हुमायूं के मध्य लड़ा गया, जिस पर हुमायूं जीत गया अंततः। और फिर 26 जनवरी 1556 को दीन पनाह पुस्तकालय, यह भी पुराने किले में ही है, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 26 जनवरी 1556 को हुमायूं की मौत हो जाती है। तो इसीलिए हुमायूं के विषय में क्या कहा गया कि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया। यह बात किसके विषय में कही गई है? हुमायूं के विषय में। हुमायूं के विषय में जो जानकारी मिलती है वो बाद में अकबर के कालखंड में हुमायूं की बहन अकबर की बुआ ने पुस्तक लिखी हुमायूंनामा, हुमायूंनामा, और वह लिखी गुलबदन बेगम ने। तो यह बात वहां से भी आपको दिखाई देती है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ही बनवाया गया उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा। फिर जो दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जे की बात थी, तो उसके लिए पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया। एक तरफ था अकबर और सामने था आदिल शाह सूरी। पर अकबर भी 14 वर्ष का था, वो खाक क्या युद्ध करता? तो उसका संरक्षक था बैरम खान, वो युद्ध कर रहा था। और आदिल शाह सूरी की तरफ से लड़ रहे थे प्रधानमंत्री उसके हेमू। हेमू 14वें शासक हैं जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रहे हैं। समझिए, हेमू 14वें शासक हैं जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रहे हैं। हेमू लड़ रहे थे और जीत रहे थे, किंतु एक दुर्घटना हुई। एक तीर एक तीर हेमू की आंख में लग गया। आंख में लगा तो वह नीचे गिर गए। उनकी सेना ने समझा राजा मारे गए, और राजा मारे गए तो सेना वापस लौट गई। और सेना वापस लौटी तो जो हार रहा था वो जीत गया। कौन? बैरम खान यानी कि अकबर। तो अकबर पानीपत के द्वितीय युद्ध में जीता है बैरम खान के संरक्षक में, किंतु शुरुआत में जीत कौन रहा था? हेमू। किंतु आंख में तीर लगा और अंततः जीत हुई अकबर की, और यहां से अकबर गद्दी पर बैठता है, जो कि लंबा शासन व्यतीत करता है। 1556 में वह गद्दी पर बैठेगा 14 वर्ष की आयु में, और 1605 ईस्वी तक वह शासन करता है, और एक लंबा शासन उसको दिखाई देता है, शक्तिशाली शासक था। दूसरा, राजनीतिज्ञ बहुत बड़ा था, राजनीति में वह पारंगत था। इसलिए आप समझ रहे होंगे इस चीज को कि अकबर इतना शासनकाल कर गया मगर राजनीति में वह महारथी खिलाड़ी था। किससे युद्ध लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वह जानता था। इसमें युद्ध स्वयं कम लड़े, किंतु राजपूतों की मदद से उसने युद्ध बहुत जीते, राजपूतों के खिलाफ। तो यह बात हम समझ रहे होंगे। इतिहास क्या है? इतिहास को इसीलिए तो समझना है कि जो आप एक पुरातन समय में गलतियां की उसे आप भविष्य में न दोहराएं, वर्तमान में न दोहराएं। इसीलिए इतिहास को पढ़ाया जाता है। तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार मुगलिया सल्तनत का विकास हुआ, स्थापना हुई, और चलते चलते मुगलिया सल्तनत कहां तक पहुंची? अकबर तक। तो शुरुआत ही 3 शासक हमने आज पढ़े। पहला बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी। उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नमस्कार।